डॉक्टर मानक जैन, सह आचार्य इतिहास विभाग, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय। आज हम बीए पाठ प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं और प्रथम प्रश्न पत्र में हम ये देखेंगे कि व्यक्ति के जीवन आदर्श की अवधारणा क्या थी और इसमें हम आश्रम व्यवस्था पर चर्चा करेंगे कि आश्रम व्यवस्था क्या थी और मनुष्य के जीवन को संतुलित करने के लिए आश्रम व्यवस्था का क्या योगदान था। आश्रम व्यवस्था जीवन का आदर्श। भारतीय संस्कृति के विवेचन में प्राय वर्ण व्यवस्था के साथ साथ आश्रम व्यवस्था का भी उल्लेख किया जाता है। जिस प्रकार वैदिक समाज में 4 वर्गों के मूर्त रूप में देखा गया, वैसे ही भारतीय चिंतकों ने मनुष्य के जीवन के उत्कर्ष के लिए उसकी जीवन गति के 4 सोपानों को आदर्श रूप में 4 आश्रमों के रूप में कल्पित किया है। यह आशा की गई कि जीवन में इन 4 सोपानों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास की यात्रा करता हुआ मनुष्य कर्तव्य करते हुए अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार व्यवस्थाकारों ने विद्यार्थियों मनुष्य के द्वारा भौतिक जीवन व्यतीत करते हुए आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने, मनुष्य और समाज में तारतम्यता स्थापित करने तथा धर्मानुसार कर्तव्य करते हुए जीवन की पूर्णता के लिए आश्रम व्यवस्था के आदर्श को प्रस्तुत किया। मनुष्य के महत्वपूर्ण जीवन के आदर्शों की परिधि में व्यक्त करते हुए 4 आश्रमों की कल्पना भारतीय संस्कृति की अपनी देन है। इन चारों आश्रमों में मनुष्य अपने अर्थ को प्राप्त करता है। पुरुषार्थ और आश्रम के आदर्श एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मनुष्य ब्रह्मचर्य अवस्था में धर्म से परिचित होता है, उसकी साधना करता है। गृहस्थ आश्रम में धर्मरत होकर अर्थ और काम को प्राप्त करता है। वानप्रस्थ और संन्यास में वह मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करता है। इस प्रकार भारतीयों के सामने आश्रमों का जो आदर्श रखा गया, उसे संपूर्ण जीवन वह एक आदर्श के द्वारा दूसरों को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित होता रहता है। वस्तुतः धर्मधारित कर्म अर्थात कर्तव्य ही आश्रम व्यवस्था का मूल है। विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे कि आश्रम व्यवस्था का वैदिक युग में कैसी थी। वैदिक समाज के साथ अनजाने में आश्रम व्यवस्था की अवधारणा जुड़ गई। काणे जैसे धर्मशास्त्रों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने बिना किसी निश्चित साक्ष्य के यह स्वीकार करने का आग्रह किया है कि वैदिक युग में वर्ण व्यवस्था के साथ आश्रम व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी, अर्थात मनुष्य परिवार में रहते हुए संपूर्ण जीवन को 4 पदों के रूप में 4 आश्रमों में रहकर पूर्ण करता था। वर्णाश्रम जैसे शब्द ने ये भ्रामक मान्यता प्रदान की है और उसे वर्ण व्यवस्था से जोड़ दिया है। वास्तव में धर्म सूत्रों और स्मृतियों में आश्रम आदर्श की सुस्थिर व्यवस्था मिलती है। चारों आश्रमों के लिए गृह सूत्रों में कुछ पृथक नाम मिलते हैं। गौतम गृह सूत्र में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, बैखनस और भिक्षु नाम मिलते हैं। इसके अलावा बौद्ध धर्म सूत्रों में चारों आश्रमों का ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के रूप में उल्लेख हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि धर्म सूत्रों की रचना तक आश्रम व्यवस्था स्थिर हो चुकी थी। स्मृतियों में चतुराश्रम व्यवस्था अपने विकसित रूप में मिलती है, जहाँ जीवन की अवधि 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम का समय 25 वर्ष निश्चित किया है। लेकिन प्रारंभिक वैदिक युग में 2 ही आश्रम स्वीकृत थे, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम। अब हम ये देखेंगे कि 4 आश्रम की व्यवस्था क्या थी। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। जीवन के प्रथम 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए निश्चित किए गए थे, जिसमें व्यक्ति उपनयन संस्कार के बाद गुरु के आश्रम में गुरु के सानिध्य में शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करता था, जिसका परम उद्देश्य होता था स्वच्छता, नैतिकता, सदाचरण के द्वारा अपने चेतन तत्व को नियंत्रित करके ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना। इसीलिए ज्ञान को मुक्ति का आधार कहा गया है और ये ज्ञान गुरु के समीप रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। पहले
पिता ही बालक के शिक्षक होते थे, इसलिए कहा जाता है कि उपनयन के द्वारा गुरु और शिष्य में पिता पुत्र का समन्वय स्थापित हो जाता है। प्राचीन काल में यह आश्रम शिक्षा संबंधी व्यवस्था के रूप में प्रारंभ हुआ। उपनयन के बाद व्यक्ति द्विज बनता था। द्विज का अर्थ है दूसरा जन्म, अर्थात उपनयन के पश्चात विद्यार्थी जिस शिक्षा को प्राप्त करता था उसके मानसिक रूप में वह दूसरा जन्म धारण करता था। उपनयन दीक्षा गुरु के द्वारा दी जाती थी और शिक्षा पूर्ण होने तक व्यक्ति गुरु के आश्रम में रहता था। आश्रम में रहते हुए विद्यार्थी शुद्धता का विशेष ध्यान रखते थे। शौच, आचार तथा संध्योपासना आदि कृत्य में शुद्धता अवश्य थी। बाहरी तौर पर वह मेखला, उत्तरीय और दंड आदि से पहचाना जाता था। गुरु आश्रम में रहते हुए उसे श्रद्धा पूर्वक गुरु की सेवा और उसके आदर्शों का पालन करना ही उसका परम लक्ष्य होता था। गुरु का स्थान परमात्मा के तुल्य समझा जाता था, जहाँ पर गुरु शिष्य श्रृंखला में ऐसे समाज का निर्माण होता था जो भारतीय संस्कृति की आधारशिला थी। ब्रह्मचर्य आश्रम का मूल उद्देश्य धर्म को सम्यक रूपेण बोधित करना था। ब्रह्मचारी से अपेक्षा की जाती थी कि वह अल्प साधन तथा सीमित सामग्री नैतिक प्रयास से विद्या प्राप्त करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। आश्रम की शिक्षा पूर्ण होने पर समावर्तन संस्कार किया जाता था। शिष्य गुरु को गुरु दक्षिणा प्रदान करता था। समावर्तन संस्कार में विद्यार्थी और शौर कर्म के बाद स्नान, सम्यक वस्त्र धारण कर गुरु की आज्ञा से दूसरे आश्रम में प्रवेश करता था। विद्यार्थियों, दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। आश्रम व्यवस्था का प्रथम पद व्यतीत हो जाने के पश्चात गुरु से दीक्षा लेकर वह जीवन के कर्म क्षेत्र में प्रवेश करता था, जिसे गृहस्थ आश्रम कहते हैं। जीवन के इस पद में विवाह करके वह संतानोत्पत्ति करना उसका प्रथम कर्तव्य था। इसके अतिरिक्त देवताओं, ऋषियों, अतिथियों और विश्व के सभी प्राणियों के लिए पंच महायज्ञ करना तथा सद्धर्म के द्वारा धनोपार्जन करके समाज सेवा के द्वारा शिष्टाचार के नियमों को संस्थापित करके अन्य कार्य करना उसका लक्ष्य था। जीवन के इस भाग में धर्मशास्त्रों में सर्वोत्तम और अन्य आश्रमों का मूल भी माना है। गृहस्थ आश्रम में नैतिकता पर अधिक बल दिया गया है। इस आश्रम में स्थित व्यक्ति को क्रोध, लोभ से रहित शारीरिक और मानसिक स्वच्छता ध्यान देने की आशा की गई थी। यह भोजन आदि में शुद्धता और काम संबंधी इच्छाओं में मर्यादा का पालन करता था। मनुष्य और जीवों को भोजन सामग्री अर्पित करने में के अतिरिक्त एक गृहस्थ से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह ब्राह्मणों को भेंट, विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए आश्रमों की सहायता, दोनों को दान, रोगियों को औषधि और गरीबों को भिक्षा देगी। धर्मशास्त्र में गृहस्थाश्रम को समाज के लिए सार्वभौमिक व्यवस्था के रूप में देखा गया है। गृहस्थाश्रम के आदर्शों को सम्यक रूपेण पालन से मोक्ष प्राप्ति हो जाती है, ऐसा विचार भी मिलता है। इसलिए इस आश्रम को सर्वोत्तम माना है। इति अगले 2 आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम पर विस्तृत चर्चा कल के अगले सत्र में करेंगे। धन्यवाद।